अब हम औद्योगिक विकास के बारे में देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में परसा का औद्योगिक विकास। जर्मनी के एकीकरण में परसा का औद्योगिक विकास। अब परसा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके तहत जर्मनी का एकीकरण होना था। परसा के तहत कल हम जो देखे थे सेडवा का युद्ध, वो कि ऑस्ट्रिया और परसा के बीच हुआ था, ना कि फ्रांस और परसा के बीच। ये थोड़ी सी गलती हुई, इसके लिए सॉरी। तो जर्मनी का मतलब कि जो परसा का उसका औद्योगिक विकास, क्योंकि जर्मन 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तो जब छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं कोयले होंगे तो कहीं लोहा होगा, तो कहीं चलाने के लिए सुविधा नहीं होगी, तो कहीं पर मोटर विकास होगा, तो कहीं पर मोटर विकास नहीं होगा। तो हर राज्य की समस्या हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों की अक्सर ये समस्याएं होती है। छोटे छोटे देशों की भी ये समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ में वो आत्मनिर्भर है, किसी चीज़ में आत्मनिर्भर नहीं है। छोटे छोटे देश की, एक बड़े देश की काफ़ी हद मात्रा तक वो कुछ ना कुछ चीज़ों अपनी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। तो हम परसा का औद्योगिक विकास देखते हैं। परसा 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 में उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों का विकास हुआ विकास हुआ परसा में उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि परसा काल मार्क्स से ये कहा जाता था जिस देश में लोहे और कोयले की खदान है उससे औद्योगिक क्रांति होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो वो सब परसा में मौजूद थे। जब वो सब परसा में मौजूद थे तो जाहिर सी बात उसे कोई रोक नहीं सकता क्रांति से। इससे उसको और बल मिला और परसा ने करीबन 11,000 किलोमीटर तक रेलवे लाइन का विकास किया। परसा ने 11,000 किलोमीटर, 11,100 कुछ किलोमीटर था, 11,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विकास किया। रेलवे लाइन का विकास किया 11,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विकास किया। 11,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विकास किया और उद्योगों को खोला। मतलब उद्योग खोले। तो अगर जब परसा के नेतृत्व में एकीकरण होना है, परसा के नेतृत्व में तो जाहिर सी बात है परसा को उद्योगों के तहत शक्तिशाली होना जरूरी है। अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो धराशायी हो जाएगा यूरोपीय समाज में। तो उसे उद्योग का विकास होना जरूरी है। बंदूकें चाहिए, क्योंकि बंदूकों का विकास हो गया था। रेलगाड़ी चाहिए, खदान को आने ले जाने के लिए भी जरूरी है। सैनिक व्यवस्था चाहिए, धन चाहिए, कपड़े चाहिए, सैनिक को जूते चाहिए, क्योंकि यूरोपीय कंट्री में ठंड ज़्यादा होती थी। किसी अभियान के लिए ये सब जरूरी हो जाता है। बेसिक चीज़ें, खाना पहुंचाने के लिए गाड़ी मोटर सब कुछ जरूरी है। तो अगर किसी राज्य के नेतृत्व में, परसा राज्य के नेतृत्व में अगर एकीकरण होना है तो उससे उद्योगों का विकास, उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ विकास होना जरूरी है। और परसा में वो सब कुछ मौजूद था। परसा में वो सब कुछ मौजूद था जो एक राज्य, मतलब जो एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, उसमें सब कुछ ही मौजूद था। इसी से परसा उन 300 राज्यों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन 300 राज्यों में अब बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति देखते हैं। बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति का मतलब यही हुआ, युद्ध की नीति। रक्त और लौह की नीति, युद्ध की नीति। मतलब कि और देशों ने, इटली ने भी किसी दूसरे देश की सहायता ली, ऐसे और देशों ने किया, लेकिन परसा ने ऐसा नहीं किया। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी युद्ध की नीति अपनाई उसने।
रक्त लोह की नीति, रक्त लोह की नीति, लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति। रक्त और लोह की नीति में परसा ने युद्ध की नीति अपनाई, युद्ध की नीति। रक्त और लोह की नीति का मतलब युद्ध की नीति अपनाई। परसा ये भलीभांत, परसा बिस्मार्क और कैसर विलियम, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परसा हो तो राज हो गया, पर कैसर विलियम वहाँ का राजा था, बिस्मार्क वहाँ का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क के मतलब कि बुद्धिमत्ता से ही विलियम ने उसे प्रधानमंत्री बनाया था। तो बिस्मार्क भलीभांत जानता था जब तक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को निकाले बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। बिस्मार्क भलीभांत जानता था, बिस्मार्क भलीभांत जानता था, भलीभांत जानता था, भलीभांत जानता था, जानता था कि बिना ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को निकाले, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को निकाले, बिना ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को निकाले इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इटली का कह रहे हैं, परसा के एकीकरण यानी जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, इटली का। तो बिना फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को निकाले जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी फैला हुआ देश था, मतलब इसका राज्य इटली पर भी कब्जा कर रखे था और ऑस्ट्रेलिया ने परसा यानी जर्मनी पर भी एकीकरण कर रखा था, क्योंकि इसकी ऑस्ट्रेलिया की दोनों देश से सीमाएं छूती थी और उन पर कब्जा कर रखा था। तो जाहिर सी बात है, बिना फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का निकाले जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। बिना फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को निकाले जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिना ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को निकाले जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, बिस्मार्क की ये सही बातें हैं, बिना ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को निकाले जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। रक्त और लोह की नीति अपनाते ही बिस्मार्क ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और संसद से धन पास करवाना, निचले और उचले सदन, मतलब यहाँ तक परसा कुछ हद तक गणतंत्र था। निचले उचले दो सदन हो जाते हैं तो कुछ हद तक वो सही था परसा। तो संसद से धन पास करवाना, युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। बिस्मार्क भलीभांत जानता था कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये नहीं चाहते हैं कि यूरोप में एक और देश शक्तिशाली बन जाए। इसीलिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई और उसने ये बात समझा और अपने आप में कहा कि बिना ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को निकाले जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। अब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, इससे पहले की प्रक्रिया देखते हैं कि बिस्मार्क से पहले जर्मनी का एकीकरण कितने हद तक हुआ था। कि नेपोलियन ने भी जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के एकीकरण के पहले की भूमिका, जर्मनी के एकीकरण की पहले की भूमिका। पहले की भूमिका
देखो, जर्मनी के एकीकरण की पहले की भूमिका में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता क्योंकि जब फ्रांस में स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1789 का, तो जर्मन राज्यों में भी इसकी चिंगारी फैल गई, और जर्मन राज्यों में जब इसकी चिंगारी फैल गई तो काफ़ी हद तक जर्मन राज्यों ने गणतंत्र बनाया। और जब गणतंत्र बन गया काफ़ी हद तक, संविधान भी बन गया वहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट का शासनकाल आया। जब नेपोलियन बोनापार्ट का शासनकाल आया, जब वो पराजित हो गए वाटरलू युद्ध में, तब मेटरनिख शासन में आया। मेटरनिख ने शासन में आया। जब मेटरनिख शासन में आया तो उसने जर्मन राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मेटरनिख ने जर्मन राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जर्मन राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और वहाँ की गणतंत्र सरकार ने संविधान को रद्दी के भौं भेज दिया। जब स्थापित कर लिया तो जाहिर सी बात है, जब गणतंत्र स्वतंत्र सब खत्म हो गया, और जर्मन राज्यों की सरकार ने छोटे छोटे से जर्मन राज्यों हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं। 300 राज्य थे, कुछ हद तक काफ़ी ने संविधान बना लिया। और जब मेटरनिख का प्रभुत्व स्थापित हो गया तो बहुत से मेटरनिख एक वो राजतंत्र के हिमायती था मेटरनिख, तो काफ़ी जर्मन राज्यों ने संविधान को रद्दी के भौं भेज दिया, और जर्मन राज्यों ने संविधान को रद्दी के भौं भेज दिया। जब मेटरनिख का प्रभुत्व स्थापित हो गया, राजतंत्र फिर से लागू हो गया, तो गणतंत्र कहाँ का रहेगा, और संविधान को रद्दी के भौं भेज दिया। अब विलियम प्रथम जो कैसर विलियम हो जाता है, विलियम प्रथम की नीति देखते हैं। मतलब जो वहाँ का चांसलर हो जाता है परसा का, उसके नेतृत्व में एकीकरण होना था, तब उसकी नीति देखते हैं। विलियम प्रथम की नीति विलियम प्रथम ने इसकी नीति इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती कि इसने सैनिक खर्चों को बढ़ाने के लिए निचले सदन और उचले सदन से बजट पास नहीं हो रहा था। मतलब सैनिक खर्चों और सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए इसने निचले और उचले सदन से बजट पास करवाना चाहता था, लेकिन हो नहीं रहा था। सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए निचले और उचले, एक निचले सदन और उचले सदन, निचले और उचले सदन से बजट नहीं पास हो रहा था, जब नहीं पास हो रहा था निचले उचले सदन से बजट। अब विलियम प्रथम राजा
निचले उचले सदन से बजट नहीं पास हो रहा है सैनिक खर्चों को बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है विलियम प्रथम ने इन दोनों सदनों को भंग कर दिया और फिर से नया सदन बनाया। जब नया सदन बनाया तब उसमें भी बजट नहीं पास हो रहा था नए सदन में। अब निचले सदन के मतलब कि सहमति लेना जरूरी था। तब जब दूसरा सदन बनाया, इसको भंग कर दिया इन दोनों सदनों को, फिर से नया सदन बनाया, उसमें भी सैनिक खर्च नहीं बढ़ने के लिए पास हो रहे थे। तब उसने बिस्मार्क को उसकी सूझबूझ पर प्रधानमंत्री बनाया। जब ये दोनों बजट नहीं पास हो रहे थे, बिस्मार्क को, अब बिस्मार्क का रोल यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिस्मार्क को उसकी सूझबूझ पर प्रधानमंत्री बनाया। उसकी सूझबूझ पर प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क को उनकी सूझबूझ पर प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क को उसकी सूझबूझ पर प्रधानमंत्री बनाया। और बिस्मार्क ने यह कहा, निचले और उचले सदन से बजट नहीं पास हो रहा था, उसको भंग करके फिर सदन बनाया, उसमें भी नहीं पास हो रहा था। जब दोनों से बजट नहीं पास हो रहा था तब बिस्मार्क को उसकी सूझबूझ में प्रधानमंत्री बनाया। और बिस्मार्क ने कहा कि विलियम प्रथम से कहा, बिस्मार्क ने, राजा मैं नष्ट हो सकता हूँ लेकिन पर्सा की शक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। मैं नष्ट हो सकता हूँ लेकिन पर्सा की शक्ति को आगे बढ़ाया। और उसने निचले सदन से जोर जबरदस्ती बजट पास करवा के सैनिक खर्च बढ़ा दिए। बिस्मार्क ने कहा कि राजा मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। राजा मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। राजा मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। और उसने निचले सदन में जोर जबरदस्ती करके बजट पास करवाया। और बिस्मार्क ने निचले सदन में जोर जबरदस्ती करके बजट पास करवाया। जोर जबरदस्ती करके बजट पास करवाया। और बिस्मार्क ने निचले सदन में जोर जबरदस्ती करके बजट पास करवाया। फिर निचले सदन की मंजूरी लेना अनिवार्य था। तो अब देखते हैं, जब सैनिक शक्ति से ताकतवर हो गया पर्सा ने निगाहें गड़ाने शुरू कर दी। एकीकरण में वो चाहता था, अब वो निगाहें गड़ाना शुरू कर दिया हर राज्यों पे। और किस देश को कैसे निकालना है, ये बिस्मार्क ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। किस देश को कैसे बाहर निकालना है, कैसे यूरोपीय शक्ति उससे शक्ति विहीन करना है, अन्य यूरोपीय शक्ति उसका साथ दे ना सके, ये सब कैसे करना है। तो पहला उसकी निगाहों में पहला डेनमार्क गड़ गया। डेनमार्क से युद्ध में बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया का साथ लिया।
अब आप समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का साथ क्यों लिया, क्योंकि परसा उतना ताकतवर था कि अकेले डेनमार्क को पराजित कर सकता था। लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया का साथ इसलिए लिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहीं डेनमार्क के साथ में ना चला जाए ऑस्ट्रेलिया, और उसको लालच भी दिया, जैसे कोई नहीं किसी के साथ में चला जाता है। बिस्मार्क ने सोचा बिस्मार्क ने सोचा बिस्मार्क ने सोचा ऑस्ट्रेलिया कहीं डेनमार्क के साथ ना चला जाए। अगर डेनमार्क के साथ चला जाएगा तो परसा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। डेनमार्क के साथ ना चला जाए। अब जब ऑस्ट्रेलिया ने परसा ने सोचा कहीं ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क के साथ ना चले जाए, अगर चला जाता तो मतलब कि परसा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती, और उसे लालच भी दिया कि युद्ध के बदले वो सोल्विंग और एक राज्य और हो जाता है, वो एक क्षेत्र और हो जाता, उसको ऑस्ट्रेलिया को देगा। लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि युद्ध परसा ने जीत लिया, और दो क्षेत्रों को लेकर आपस में उन दोनों में बनी नहीं, और बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ उसने उन राज्यों को ऑस्ट्रेलिया को दे दिए जिसमें जर्मन जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। बिस्मार्क ने उन राज्यों को उन राज्य या उन क्षेत्रों को ऑस्ट्रेलिया को दिया। उन क्षेत्रों को ऑस्ट्रेलिया को दिया जिनमें जर्मन जनसंख्या ज़्यादा थी। अब बिस्मार्क ने यहाँ पर एक कूटनीति खेल गया। वो कूटनीति ऐसी थी कि जिन राज्यों को ऑस्ट्रेलिया को उसने दिया उसमें जर्मन जनसंख्या ज़्यादा थी, और इससे जर्मनी के लोगों में अपने देश को लेकर भावनाएं पनपने लगी। इससे युद्ध अनिवार्य हो गया। बिस्मार्क ने कैसी कूटनीति खेली हम समझ सकते हैं। अब सेडवा का युद्ध, जो मैंने बताया था कि ये फ्रांस और परसा के बीच में था, नहीं बल्कि ये परसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। वो सेडान का युद्ध उनके दोनों के बीच में और था। ये थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई। डेनमार्क के युद्ध में बिस्मार्क ने सोचा कि अगर डेनमार्क पर अकेले आक्रमण करेगा परसा तो इससे ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क से मिल सकता है। इसीलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया को अपने में मिला के कुछ क्षेत्रों को लालच देकर उसने आपस में अपने में मिला लिया। अब सेडवा का युद्ध, जर्मन संघ पर, राइन संघ पर उस पर कब्जा था ऑस्ट्रेलिया का, और परसा बिस्मार्क भली भांति जानता था कि बिना ऑस्ट्रेलिया को निकाले जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। तब उसने क्या किया कि बिस्मार्क पहले फ्रांस में राजदूत हुआ करता था। उसने फ्रांस से समझौता किया
कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का साथ ना दे। हुआ भी ऐसे कि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया का साथ नहीं दिया, और इटली से वैसी उसकी शत्रुता थी, उसने इटली से भी समझौता कर लिया कि इटली भी उसका साथ न दे ऑस्ट्रेलिया का, और ऐसा भी हुआ। तब मौका पाते ही ऑस्ट्रेलिया और परसा दोनों आपस में लड़ गए, और सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया पराजित हुआ। सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया पराजित हुआ। अब आप समझेंगे कि फ्रांस ने ऐसे क्यों मान गया। फ्रांस सोचता था कि परसा हार जाएगा और उसके छोटे छोटे राज्यों पर फ्रांस कब्जा कर लेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। बशर्ते परसा जीत गया और ऑस्ट्रेलिया हार गया, और जो राइन संघ था उस पे परसा ने कब्जा कर लिया। और इसकी नेपोलियन तृतीय की आलोचना भी झेलनी पड़ी, क्योंकि बिना फ्रांस के सहायता के परसा ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया था, तो नेपोलियन तृतीय को आलोचना भी झेलनी पड़ी। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया हार गया तो परसा समझता था कि ऑस्ट्रेलिया से अगर कठोर संधि करने की तो ये खिलाफ हो जाएगा। बिस्मार्क समझता था कि ऑस्ट्रेलिया से कठोर संधि करने पर वह भविष्य में भी खिलाफ हो सकता है। तो भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं। वह परसा से दीर्घकालिक शत्रुता हो सकती है। और परसा बिस्मार्क भली बात समझता था कि उसे भी फ्रांस को बाहर निकालना है। वो भली बात समझता था कि बिना फ्रांस को निकाले जर्मनी का एकीकरण हो नहीं सकता, और अगर दीर्घकालिक शत्रुता हो गई ऑस्ट्रेलिया से, तो दिक्कत परसा को ही आएगी। वो दो